चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं देहरादून की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने पर सरकार का फोकस है। सरकार सेवा क्षेत्र नीति को बढ़ावा देने की कवायद में है और इसी के तहत निवेश करने पर 20% की सब्सिडी का प्रावधान भी कर दिया गया है। देखिए पिछले दिनों देखा था कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश में निवेश को लेकर लगातार कहीं ना कई सारे ऐसे सम्मेलन किए गए थे और उसके साथ ही साथ किस प्रकार से सशक्त उत्तराखंड को बनाया जा सके, आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्रों पर धामी सरकार का फोकस स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है और इसी के तहत अब निवेश करने पर 20% की सब्सिडी का प्रावधान राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सोनू लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए। सोनू, अगर औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने की बात करें तो सरकार का लगातार इस पर फोकस रहा है, पहले भी और अब भी। अब इस फैसले को आप किस प्रकार से देख रहे हैं कि निवेश करने पर 20% की सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है? ऐसे में जो तमाम निवेशक हैं उन्हें इससे कितना फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? और साथ ही अगर हम राज्यांश की बात करें या राज्य सरकार राज्य कोष की बात करें तो उस पर इसका कितना प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए और इसके साथ साथ जो उत्तराखंड की आर्थिकी है उसको मजबूत करने के लिहाज से और जो पर्वतीय क्षेत्रों से लगातार पलायन हो रहा है, इसको रोकने के उद्देश्य से सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो औद्योगिक क्षेत्र है इसको कैसे और मजबूत किया जा सकता है। आपको याद होगा अनुपमा कि कुछ समय पहले दिसंबर माह में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ करने स्वयं प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद जो मुख्य अतिथि के तौर पर दूसरे दिन का जो सम्मेलन था तब गृह मंत्री यहाँ पहुंचे थे। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने भी एक संदेश दिया कि देवभूमि में जिस मनोभाव से जो उद्योगपति यहाँ पर निवेश करेंगे उनका उद्योग जो फलित होगा और ऐसे में अब जो सेवा क्षेत्र की स्थिति है उसको भी मजबूत करने की कवायद में सरकार जुट गई है और सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया और इसके लिए एक व्यवस्था की गई, चाहे वो किस्तों में सब्सिडी दी जाने की बात हो, यानी सेवा के सेक्टर पर भी अब सरकार फोकस कर रही है और जो उद्योगपति हैं उनसे उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप यहाँ पर औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने का बार बार अनुरोध भी किया गया और उनसे संबंधित जो भी व्यवस्थाएं सरकार के स्तर पर दी जाने वाली, चाहे वो लैंड बैंक हो, चाहे वो सिंगल विंडो सिस्टम के तहत अनुमति दिए जाने की बात हो या फिर अन्य जो मोटर मार्गों की बेहतरी की बात हो, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध भी कराई गई हैं। और जब वैश्विक निवेशक सम्मेलन हुआ था उस वक्त भी तमाम औद्योगिक घरानों ने उत्तराखंड सरकार के साथ MOU किए थे और उनकी ग्राउंडिंग भी की जा रही है। तो अब सरकार ने जो सेवा क्षेत्र की जो नीति है उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, उसमें प्रावधान कैसे किए जा सकते हैं, कैसे सेवा क्षेत्र में सब्सिडी के प्रावधान किए जा सकते हैं, इस पर फोकस शुरू कर दिया है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं निवेशक जो है सेवा के क्षेत्र में जो ज्यादा निवेश करने के इच्छुक हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और इसका फल सीधे तौर पर उत्तराखंड के रोजगार, उत्तराखंड की आर्थिकी और उत्तराखंड के चहुमुखी विकास पर पड़ता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। और सोनू, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि जो निवेशक है वो उत्तराखंड पहुंचेगी, निवेश करेगी तो उन्हें 20% की सब्सिडी राज्य सरकार की ओर से मिलेगी, लेकिन हम सबसे बड़ी बात की युवाओं की बात करें। देखिए युवा सबसे बड़ा मुद्दा देश भर में रोजगार को लेकर है और बीजेपी सरकार की बात कर ली जाए तो उनके द्वारा तो लगातार ये कहा जा रहा है कि हम रोजगार लेने वाले नहीं बल्कि हम युवाओं को इस प्रकार से सशक्त करेंगे कि वो रोजगार देने वाले बन जाए। और इसी को लेकर क्या ये जो 20% की सब्सिडी निवेश को लेकर कही जा रही है, क्या इसे युवाओं के लिए एक गोल्डन चांस माना जा सकता है? अब देखिए अनुपमा, ये सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि युवाओं को देश का भविष्य और युवाओं को रोजगार के लिहाज से सरकार गंभीरता से लेती है और यही वजह है कि जब उत्तराखंड में नकल जैसे मामले सामने आए तो मौजूदा धामी सरकार ने सख्त कानून बनाया और ये देश के लिए नजीर भी बन रहा है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कैसे रोजगार दिया जा सकता है नियमों के तहत, तो आयोग है, चाहे वो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, चाहे वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हो, इनके माध्यम से कई विभागों में युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर दिए गए उनके टैलेंट के अनुसार। और हमने चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले तक तमाम अपडेट्स भी अपने दर्शकों को पहुंचाए कि किस तरह से संबंधित विभागों के मंत्रियों ने, किस तरह से मुख्यमंत्री ने अलग अलग विभाग के चयनित युवाओं को, युवतियों को जो
नियुक्ति पत्र हैं वो स्वयं वितरित किए। तो इससे समझा जा सकता है कि सरकार एक तरफ सरकारी सेवाओं में जहां जितनी गुंजाइश है वहां रोजगार दिया जा रहा है, दूसरी तरफ स्वरोजगार से कैसे युवाओं को जोड़ा जा सकता है। इसी की रणनीति के तहत हम इसको देख सकते हैं कि सेवा के क्षेत्र के उद्योगों को कहाँ किन क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जा सकता है और सामान्य तौर पे जो उद्योग हैं और छोटे उद्योग जो पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप यहाँ पर स्थापित किए जा सकते हैं, तो इनमें कैसे सहयोग किया जा सकता है। तो एक नहीं बल्कि अनेकों स्तर से सरकार प्रयास कर रही है और जैसे ही पूरी तरह से उत्तराखंड में आदर्श आचार संहिता यानी जून माह में खत्म हो जाएगी तो उसके बाद सरकार पूरी रफ्तार से नए नए फैसले लेते हुए भी नजर आएगी। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इससे अर्थव्यवस्था तो मजबूत होगी लेकिन सशक्त उत्तराखंड का जो सपना है वो भी पूरा होता हुआ नजर आएगा। लौटूंगी आपके पास में सोनू, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट मिलेगी। तो देखिए, औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने पर सरकार का फोकस है और यही वजह है कि अब सरकार सेवा क्षेत्र नीति को बढ़ावा देने की कवायद में है और जिसके तहत निवेश करने पर 20% की सब्सिडी का प्रावधान भी अब राज्य सरकार की ओर से रखा